नमस्कार साथियों। एल्विश यादव आजकल बहुत सुर्खियों में छाया हुआ है, इसलिए नहीं कि उसमें बिग बॉस को जीता है। जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वो शायद एल्विश यादव के नाम से वाकिफ होंगे और बहुत से लोग उसके फैन भी होंगे। यूथ आइकन तथाकथित रूप से इसे कहा जाता है, लेकिन मैंने इसका नाम पहली बार सुना था जब ये बिग बॉस 2 जीता था। ऐसे सुनने में आया कि 15 मिलियन के आसपास इसके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं। अब बिग बॉस तो ये जीत गया, लेकिन बिग बॉस जीतने के बाद आश्चर्य तब हुआ जब हरियाणा के सीएम खट्टर ताऊ इन्होंने इसको प्रमोट करने के लिए अपने साथ, अब इसको प्रमोट कर रहे थे या अपने आप को प्रमोट कर रहे थे या फिर बीजेपी पार्टी को प्रमोट कर रहे थे, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। बस वही है कि गिव एंड टेक वाली बात है। इसके फेम को यूज करना चाह रहे थे तो सीएम खट्टर ने इसको साथ में इसके साथ स्टेज शेयर करी और घोषणा कर दी कि एल्विश यादव को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी मदद करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप आगे बढ़ेंगे, एल्विश आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा, ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की घोषणा कोई सीएम करे और वो भी एक यूट्यूबर के लिए, और उस यूट्यूबर के लिए जो इसलिए फेमस हुआ है कि वो बिग बॉस जीत के आया है। तो सोच तो मैं भी बहुत रहा था कि ये क्या कारण रहा, कौन ऐसा सलाहकार है सीएम खट्टर का जो उन्हें इस तरह की वाहियात सुझाव और सलाह दे रहा है कि भाई एक यूट्यूबर को जो कि लड़कियों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ लड़कियों से कि भाई तुम लोग इतना क्यों सोचते हो? वाई? तुम पे और कुछ काम नहीं है क्या? किचन में बर्तन हो गए, सब्जी बनानी होगी और वो मेथी काटनी या फिर वो झाड़ू पोछा शिट, ये काम तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं लगते सोचने से? मुझे बताओ एक चीज है, रोटी कौन बनाओगा? हम बनाएंगे क्या रोटी? सेठ आदमी हैं हम, तो खानी है। तो यार देखो, इतना दिमाग मत चलाया करो गर्ल्स। एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलता है यार ये बुद्धि। और एक कल का लड़का जो ओछी बातें करके, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करके, गलत भाषा का प्रयोग करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यही एक नॉर्मल स्टाइल है। भाई एक मस्त चीज दिखाऊं? अभी दिखाता हूँ। इनने तो देख लिया मुझे, भाई ये जैकेट तक घना कलर मैच ना कर रहा है इसका। मजाक की बात नहीं है। पहले ऐसा होता था कि कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस का एस्पिरेंट है, तो लोग उससे प्रेरणा लेते थे। लेकिन आजकल इस तरीके के जो लोग हैं जो यूट्यूब पे गालियां देते हैं और गलत भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं और फिर वो यूथ आइकन में शुमार हो रहे हैं। ऐसे लोगों को एक चीफ मिनिस्टर जो पॉलिटिशियन है वो अपने साथ उसको ला रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। और सीएम खट्टर ही नहीं, स्मृति ईरानी, उनके साथ हमने इसकी फोटो देखी। उसके बाद जो महाराष्ट्र के सीएम हैं इस वक्त, एकनाथ शिंदे, उनके साथ इसकी फोटो देखी गई। और निर्मला सीतारमण जो शायद उस समय डिफेंस मिनिस्टर थी, तो उस समय भी उनके साथ भी इसकी फोटो देखी गई। तो अब समझिए कि मतलब जो बीजेपी है वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए, जैसे हमने देखा अभी कि मोदी जी ने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है, तो बीजेपी अपने आप को प्रमोट करने के लिए एक फेमस यूट्यूबर का सहारा ले रही है। लेकिन जिस यूट्यूबर का वो सहारा ले रही है, कम से कम उसकी पृष्ठभूमि तो समझ लेते कि जो उसका कंटेंट है यूट्यूब पे वो किस तरीके का है, वो अपने कंटेंट में क्या परोस रहा है, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। आप उसकी फैन फॉलोइंग देख रहे हैं, लेकिन उसकी जो फैन फॉलोइंग आप देख रहे हैं वो उसकी फैन फॉलोइंग क्यों है? वो उसकी फैन फॉलोइंग इसलिए है क्योंकि वो जिस तरह की भाषा यूज करता है, वो रोस्ट करता है, लड़कियों के बारे में गलत टिप्पणियां करता है और अपने आप को एक कट्टर हिंदूवादी के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो ये तो हमने देखा है, कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हमें मिल ही जाते हैं जो उनकी चापलूसी करके अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं उस परिस्थिति का। ऐसे कुछ एक्टर्स भी हैं जो सत्ता पक्ष की चापलूसी करके अपने आप को प्रमोट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं।
पुरुषों में भी ऐसे एक्टर्स मिल जाएंगे हमें, और महिलाओं में तो हमें पता ही है कि बैक टू बैक वो फ्लॉप फिल्में दे रही हैं और अपनी विवादित टिप्पणियों के कारण वो काफ़ी खासी चर्चा में भी रहती हैं। तो ये तो बात होगी बॉलीवुड एक्टर्स की कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे यूट्यूबर्स भी कुछ इस तरीके के मिल जाएंगे जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं और कट्टर हिंदू के रूप में प्रमोट करते हैं, एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलते हैं। उनके खुद के अगर हम पर्सनल लाइफ के बारे में विचार करें या पता लगाने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि उनमें कोई ऐसी खासियत नहीं है, कोई ऐसी खास बात नहीं है कि वो बहुत महान हो या फिर अपने धर्म का बहुत ज़्यादा पालन करते हों, हिंदू धर्म में जो बातें लिखी हैं उन सब का पालन करते हों या उसकी रक्षा के लिए वो बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हों। ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि एक दिखावे की जो दुनिया होती है ये वो सोशल मीडिया की दुनिया है, और वहाँ पे एल्विश यादव जैसे लोग हमें मिलते हैं। और ये एक ताज़ा तरीन एग्जाम्पल है जो 26 साल की उम्र में इस लड़के ने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली थी, ये इतना फेमस हो गया था कि लोग इसके लिए लड़ने को उतारू हो रहे थे। कोई इसके खिलाफ अगर बोल दे सोशल मीडिया पे तो उसको एल्विश आर्मी जो थी वो ट्रोल कर करके उसका जीना दूभर कर देती थी। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! इस तरह का हिसाब किताब इस लड़के का अब तक रहा है, लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और मुसीबत में जो ये फंसा है वो ये है कि इसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ। और स्टिंग ऑपरेशन क्यों हुआ? वो ये था कि इसने एक अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करी जो कि वायरल हो गई थी। उस वीडियो में ये था कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो सांप की, उसके साथ कुछ कलाकारी दिखा रहा था। और उस कलाकारी को जब दिखाया इसने तो जो मेनका गांधी जी हैं बीजेपी की सांसद, उनका जो एनजीओ है, उनकी संस्था, उसका एक अधिकारी, उसकी नज़र इस पे चली गई और उस व्यक्ति ने इसकी तह तक जाने की कोशिश करी। उसने फैसला कर लिया कि वो उसकी तह तक जाएगा और पता लगाएगा कि कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। और फिर उसके बाद इस एल्विश यादव का, सिद्धार्थ यादव का स्टिंग ऑपरेशन हुआ। ये जो बंदा था एनजीओ का, ये एक नकली ग्राहक बना और फ़ोन पे बात करी। इसने कहा कि हम बात करने के लिए मिलते हैं एक बैंक्वेट हॉल में नोएडा के। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एल्विश यादव ने अपने साथियों को मौके पे भेजा और जो ये स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था ये अपनी टीम के साथ तैयार था। इन्होंने रिपोर्ट कर दी थी पुलिस को। तो फिर वहाँ इनकी धरपकड़ हुई। एल्विश यादव के जो साथी हैं वो पकड़े गए और एंडेंजर्ड स्पीशीज थी जो सांपों की वो पकड़े गए, और वेनम जो था सांप का जिसको नशे के लिए इस्तेमाल करना था वो भी साथ में तथाकथित रूप से बताया जा रहा है कि पकड़ा गया है। उसके बाद अब ये इसके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, अगर वो आरोप साबित हो जाते हैं तो इसको 7 साल की सजा हो सकती है। मेनका गांधी जी ने भी ये बात बोली है कि ये व्यक्ति देशद्रोही है और इसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए, इसको पुलिस हिरासत में ले। ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 एनिमल है। अब उसके बाद इस एल्विश यादव ने भी, वैसे तो इसका कोई अता पता नहीं है, ये गायब है। सांपों के कांड में जो ये पकड़ा गया है उसके बाद इसको सांप सूंघ चुका है। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो ये यूथ आइकन के रूप में इसको प्रदर्शित किया जा रहा था, इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था, तो पता चला है कि जो ये यूथ आइकन है ये रेव पार्टी का आयोजन किया करता था। वहाँ पे सांपों के जहर की तस्करी करता था, ड्रग्स की पेडलिंग करता था। तो ये सारी चीजें हैं। अब सच क्या है ये तो पुलिस अपनी तहकीकात करेगी, फिर कोर्ट का प्रोसीजर होगा। अब ये तो सारा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, कोर्ट के प्रोसीजर के बाद तय होगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो इसलिए हम किसी फैसले पे तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन इतना जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसका नाम ऐसे ही नहीं आ सकता है। और जब मेनका गांधी हैं जो कि इतने लंबे समय से वो एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, तो अगर वो कुछ बात कह रही हैं तो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसकी संलिप्तता की संभावना बहुत अधिक है। सच क्या है ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। खैर, अब यहाँ पे बात ये है कि हमें समाज के जो लोग हैं उनको इससे क्या सीख लेनी चाहिए इस बात से। देखिए, एल्विश यादव सरी के जो लोग हैं
जो मतलब हम कहेंगे कि ओछी हरकतें करते हैं, महिलाओं के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए गलत मानसिकता जो उनकी खुद की है उसको वो प्रोजेक्ट करके अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करते हैं और औरों को भी प्रेरित करते हैं कि वो भी इसी तरीके की मानसिकता रखें। तो क्या ऐसे लोगों को हमें यूथ आइकन मानना चाहिए, या फिर हम यूथ आइकन नीरज चोपड़ा जैसे लोगों को माने जो अथक परिश्रम के बाद विश्व स्तर पे भारत का नाम रोशन करते हैं किसी मेडल को जीतने के बाद? तो जो मेहनत करके अपना नाम रोशन करता है, क्या हम उसको यूथ आइकन माने या इन जैसे छपरियों को यूथ आइकन माने? ये सोचने वाली बात है। दूसरा, आपने इसे यूथ आइकन मान लिया, लेकिन आप ये देखिए कि यूथ आइकन बनने के बाद इसके जो काले कारनामे हैं, जो इस पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन संभावना यही है कि सच है आरोप। इसका आप जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल देखेंगे, इसकी करोड़ों की संपत्ति देखेंगे। अभी इसने घोषणा कर दी थी कि अब रोल्स रॉयस लेके आएगा ये, इसके एक वीडियो। मैं तो इसका कोई वीडियो आज तक देखा ही नहीं है। अभी जब ये फेमस हुआ है अपने कुकृत्यों के कारण, तो अभी मैंने इसकी वीडियो देखी है कुछ, तो उनसे इसके जिसमें इसके काले कारनामे और जो इसके जो ओछापन है वो प्रदर्शित कर रहा था ये। तो वहाँ पे मैंने इसके कुछ वीडियोस देखे तो पता चला कि ये इतना बड़ा हवाबाज है और अपने आप को बहुत वर्चुअस दिखाने की कोशिश करता है। तो बस इतना है कि इस तरह के लोग हैं, गलत काम कोई भी करता है तो वो पाप का घड़ा भरने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन एक समय के बाद जो गलत बात है किसी भी व्यक्ति की वो उजागर जरूर होती है। उसका झूठ, उसका पाखंड कभी ना कभी तो बेपर्दा होता ही है। बस यहाँ पे एक सुखद अनुभूति ये रही कि इस तरह के वाहियात किस्म के ओछे व्यक्ति की जो इसका जो टुच्चापना, नीचपना था और इसकी जो एक हम कहेंगे कि जो देशद्रोह इसने किया, जो पाप ये कर रहा था, इसका उजागर इतनी जल्दी ये हो जाएगा, ये हमें कम ही देखने को मिलता है। तो जो इसका काला चिट्ठा खुला है और इसकी सच्चाई लोगों के सामने आई है इतनी जल्दी, ये एक बहुत ही सुखद अनुभव है और मेरी पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इस बात की सच्चाई हमें पता चले कि इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं ये कितने सही हैं। आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप कुछ सोचने पे भी विवश हुए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।